हेलो एवरीवन। क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ओवरऑल सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इसके जो पहले पार्ट में आपको बहुत कुछ बताया गया था, किस प्रकार से यूरोपीय सभ्यताओं में संस्कृति का परिवर्तन, पुनर्जागरण, रेनेसां और भी बहुत कुछ आपको पहले पार्ट में बताया गया है। सेकंड पार्ट में इसके बाकी के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। हम सीधा जाकर पुनर्जागरण के परिणाम से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने पुनर्जागरण को बहुत डीपली पढ़ लिया है और बहुत कुछ उसमें समझ। जैसा कि आपको पता है, पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना या फिर से उठ के खड़ा होना, एक नई तरीके से नींव को रखना। जिस प्रकार एक पुनर्जागरण एक महान आंदोलन के रूप में काफ़ी ज़्यादा फूला फला था, कई सारे महाद्वीपों तक फैला हुआ था, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई थी। पुनर्जागरण एक महान आंदोलन था जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई थी। माना जाता है कि पुनर्जागरण की मदद से ही इटली, यूरोप के अनेक देशों के साथ कई सारे व्यापारिक संबंध जुड़े। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा और भी बहुत सारी चीज़ों को हासिल किया। लोगों में नए विचार आने का कारण प्राचीन अंधविश्वास का अंत हो गया। पुनर्जागरण के आने से अंधविश्वास का जो प्रचलन था वो समाप्त हो चुका था। पुनर्जागरण के कारण लोगों में व्यक्तिगत का प्रसार हुआ, जिससे व्यक्ति को महत्व दिया जाने लगा। मतलब कि लोगों की इम्पोर्टेंस को समझने लगे कि जनता की भलाई के बारे में सोचे, राजाओं को भी उनके बारे में सोचना चाहिए और प्रजा को भी राजाओं के बारे में सोचना चाहिए। एक व्यक्ति की इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता चलने लगा। पुनर्जागरण के कारण लोगों में व्यक्तिगत का प्रसार हुआ, जिससे व्यक्ति को महत्व दिया जाने लगा। लोगों ने प्राचीन दृष्टिकोण को त्याग कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना लिया, अर्थात अंधविश्वास को जिस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन से निकालना शुरू कर दिया था, उसी प्रकार जो आ रही पुरानी परंपराएं या पुराने रीति रिवाज जिससे वो अंधविश्वास की ओर और खींचे चले जाते थे, उसको छोड़कर वो साइंटिफिकली सोचने लगे थे या फिर वैज्ञानिक तौर पर अपना माइंड को चेंज कर लिया था। लोगों में शिक्षा का प्रसार होने लगा था, क्योंकि हर जगह विश्वविद्यालय खुले जा रहे थे। इटली में भी 2 विश्वविद्यालय खुले गए थे, जहाँ पर विधि शास्त्र अर्थात कानून पढ़ाया जाता था, और भी वहाँ पर ज्ञान का केंद्र बना लिया था इटली को। तो वहाँ पर भी शिक्षा का प्रसार होने लगा था, जगह जगह स्कूल और कॉलेज खुलने लगे थे। इस काल में धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप ईसाई धर्म में 2 भाग में बढ़ गए थे। एक बताया था रोमन के कैथोलिक में बढ़ गया था, और एक प्रोटेस्टेंट में बढ़ गया था। 2 ईसाई के धर्म में बट चुके थे। अब बात किया जाए यूरोप की महिलाओं की स्थिति के बारे में। यदि आप किसी के भी सामाजिक स्थिति को जानेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ का खान पान, और दूसरा होता है वहाँ की महिलाओं की स्थिति। आखिरकार वहाँ की महिलाएं थी कैसी, या उनको कितनी फ्रीडम दी गई थी, या कितना उनको अपने साम्राज्य में बोलने का या रहने का हक था। तो सार्वजनिक जीवन में अभिजात वर्ग में और संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व, यानी कि वहाँ पे पितृसत्तात्मक थी। पिता को ही मुखिया माना जाता था, और पिता की ही और पुरुषों की ही ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर चलती थी। महिलाओं को दबा के रखा जाता था। यहाँ तक कि घर परिवार के मामले में भी वही निर्णय लेते थे। यदि कोई भी बड़ा निर्णय हो तो घर के रीति रिवाज से लेकर शादी ब्याह से लेकर हर एक चीज़ का निर्णय पुरुष ही लिया करते थे, महिलाओं की इसमें भागीदारी नहीं होती थी। उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, मतलब कि अपनी बेटियों को शिक्षा या बेटियों को पढ़ाना उनको उचित नहीं लगता था, जिस वजह से वो पुरुषों को ही या अपने बेटे को ही पढ़ाना पसंद करते थे, ताकि वे उनके बाद अपने खानदानी पेशे या फिर जो भी उनका बिजनेस है या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सके। महिलाओं के दहेज को भी पारिवारिक कारोबार में लगा दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को ये हक नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई भी अपना विचार प्रकट करे या कुछ भी सुझाव दे सके। आमतौर पर अपने कारोबार को मजबूत करने के लिए 2 परिवारों में आपस में विवाह संबंध होता था। यदि 2 व्यापारी है तो वो आपस में बातचीत करके सलाह मशवरा करके शादी ब्याह का फिक्स कर लेते थे, और उनसे क्या होता था, उनका जो बिजनेस है वो डबल हो जाता था और बिजनेस काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने लग जाता था। ये उनको फ़ायदा होता था शादी ब्याह करने से।
यदि दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था, लड़की के फादर के पास अगर दहेज नहीं हो पाता था, तो जो उसकी बेटी होती थी उसको ईसाई मठों में भिक्षुनी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा सीमित मानी जाती थी तथा उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में ही या हाउसवाइफ के रूप में ही देखा जाता था। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ अलग थी। माना जाता है कि ये तो आमतौर पर रोज घर वाले हो गए, जो व्यापारी होते थे, बड़े बड़े उच्च जमींदार या अभिजात वर्ग की जो घरेलू महिला होती थी, वो दुकान भी चलाती थी और अपने पति की मदद भी करती थी। दुकानों को चलाने में दुकानदारों की स्त्रियां उनकी मदद करती थी। व्यापारी और साहूकार परिवार की पत्नियां जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों को व्यापार के लिए जाते थे, तो उनके अनुपस्थिति में उनके कारोबार को संभालती थी। यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती है या उसके पति की कम आयु में मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में कार्य करने के लिए मजबूर हो जाती थी। मतलब कि व्यापारी की ज़िंदगी में महिलाओं को ज़्यादा स्वायत्तता दी गई थी, ज़्यादा चीज़ें प्राप्त थी कि वो व्यापार भी कर सकती है और अपने पति की मदद भी कर सकती है, सुझाव भी दे सकती हैं और उनके अनुपस्थिति में भी कारोबार को संभाल सकती हैं। 14वीं और 15वीं शताब्दी में ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद के बहुत सारे कारण पाए जाते हैं, जिनमें से पहला कारण यही माना जाता है कि नए विचारों का प्रसार, पुनर्जागरण और मानवतावाद के कारण नए नए विचारों का उदय होने लगा था, जिससे पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों का पतन होने लगा था। फलस्वरूप अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात की जाने लगी, जिससे धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट पॉइंट है चर्च का प्रहार। चर्च एक लालची संस्था बन चुकी थी जो मन चाहे ढंग से लोगों से पैसा बटोर रही थी। ठीक है, पादरियों को लोगों से धन ठगने का सबसे आसान तरीका पाप स्वीकारिता नामक दस्तावेज को बेचना था। इस दस्तावेज से लोग धन देकर अपने पापों से छुटकारा पा सकते थे, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के कारण लोगों ने चर्च और पादरियों का विरोध करना शुरू कर दिया था, जिससे ये भी उनका फ्लॉप हो गया। किसानों और राजाओं में चर्च के प्रति असंतोष। किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए करों का विरोध किया, साथ ही राजा भी राजकाज में चर्च के हस्तक्षेप से दुखी हो चुकी थी। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के कारण धर्म और राजनीति का अलगाव हो गया, जिससे किसानों और राजाओं दोनों को ही राहत प्राप्त हुई। अब इसके परिणाम क्या हुए, इन वाद विवाद के कारण जो परिणाम निकले उसको भी देखा जा सकता है। इसके परिणाम काफ़ी ज़्यादा अच्छे पाए गए थे। ईसाई धर्म में वाद विवाद के कारण ये धर्म दो भागों में बट गया था। पहला जो हमें बताया गया था रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। ठीक है, चर्च में प्रचलित बुरी प्रथाएं समाप्त होने लगी थी और ईसाई धर्म में सुधार धीरे धीरे होने लगे थे। शासन और किसानों ने पॉप और चर्च से अपने संबंध तोड़ लिए। फ्रांस की कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना या उपासना पूजा की छूट दे दी। यहीं पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 शुरू होगा, जिसमें संस्कृतियों का टकराव होगा। इस वीडियो को लाइक करना, पूरी देखना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।